हेलो एवरीवन। आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैसिव स्किल मैकेनिकल में स्वागत है। दोस्तों, अगर आप एनएमडीसी का प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपको अगर एनएमडीसी का मॉडल पेपर चाहिए तो आप बिल्कुल सही जगह पे आए हैं, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को एनएमडीसी का मॉडल पेपर डिस्कस करूंगा, जिसमें कि मैं टॉप 50 वर्कशॉप टेक्नोलॉजी के टोटल 50 क्वेश्चन, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उस क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा। ठीक है, ये हमारा इसका पार्ट 56 है मॉडल पेपर सीरीज़ का। अगर आपने इससे पहले के टोटल 55 वीडियोस नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में, जो कि मैंने एनएमडीसी मॉडल पेपर के नाम से सीरीज़ बनाया है, वहाँ जा करके आप देख सकते हैं। ठीक है, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि अगर आपको ये 50 क्वेश्चन पीडीएफ फॉर्म में चाहिए तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने का जो लिंक है वो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मैं आपसे एक और रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को प्लीज़ पूरा एंड तक देखिए। ठीक है, एंड तक इसलिए देखने के लिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि अगर आप बीच में से वीडियो को छोड़ के चले जाएंगे तो हो सकता है कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप मिस कर दें, क्योंकि मैंने इस वीडियो में जो मैंने टोटल 50 क्वेश्चन लिया है वो मैंने उन्हीं क्वेश्चन को लिया है जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो क्वेश्चन जो पिछले बार कई बार कई और अलग अलग गवर्नमेंट सेक्टर के एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, तो क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप बिल्कुल भी मिस मत करिए। ठीक है, तो फिर हम शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि द इंस्ट्रूमेंट विच हैज़ ऑल द फीचर्स ऑफ ट्राई स्क्वायर, बेवल प्रोटेक्टर, रूलर एंड स्क्राइबर इज कॉल्ड। यानी कि ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसमें कि ट्राई स्क्वायर का भी फीचर हो, बेवल प्रोटेक्टर भी लगा हो, रूलर भी लगा हो और स्क्राइबर भी। यानी कि अगर हमको कुछ अलग अलग चीज़ नापना है तो उसके लिए हमको अलग अलग इक्विपमेंट की ज़रूरत पड़ती है, इंस्ट्रूमेंट की। पर वो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसमें ये चारों फीचर हो तो उसको क्या कहते हैं? आउटसाइड माइक्रोमीटर, इनसाइड माइक्रोमीटर, डेप्थ गेज माइक्रोमीटर या कॉम्बिनेशन सेट? तो उसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन सेट। ठीक है, ये कॉम्बिनेशन सेट है जिसके ऊपर में स्टील रूल के ऊपर में आपका बेवल प्रोटेक्टर, ट्राई स्क्वायर और रूलर लगा रहता है। ठीक है, तो इसकी मदद से क्या होता है कि एक ही इक्विपमेंट से आप 3 4 5 रीडिंग नाप सकते हैं। ठीक है, उसके लिए आपको अलग अलग इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि इन एवरेज वर्क द टॉलरेंस प्रोवाइडेड इन बाय इन्वेस्टमेंट कास्टिंग मेथड। यानी कि बेसिकली क्वेश्चन सीधा सीधा ये बोल रहा है कि इन्वेस्टमेंट कास्टिंग में टॉलरेंस क्या होता है, कितना होता है? ±0.05 mm, ±0.2 mm, ±0.5 mm या ±1 mm। तो बेसिकली क्या होता है, टॉलरेंस जो है इन्वेस्टमेंट कास्टिंग में सबसे कम होता है और वो होता है आपका ±0.05 mm। ठीक है, अभी बात करें अगर ±0.2 mm की, तो ये आपका शेल मोल्डिंग का होता है। ठीक है, ये भी जो है आपका शेल मोल्डिंग का क्या है, ये टॉलरेंस है। ठीक है, तो देखिए ये इन्वेस्टमेंट कास्टिंग है, और इन्वेस्टमेंट कास्टिंग में एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इन्वेस्टमेंट कास्टिंग में वैक्स का यूज़ किया जाता है, और ये जो है ऐसे शेप्स को बनाने के लिए इन्वेस्टमेंट कास्टिंग यूज़ करते हैं जिसको नॉर्मल कास्टिंग प्रोसीजर से बनाया पॉसिबल नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं कि द पर्पज ऑफ अ राइजर इज टू डिलीवर मोल्टन मेटल इनटू द मोल्ड कैविटी, या एक्ट एज रिजर्वायर फॉर द मोल्टन मेटल, या फीड द मोल्टन मेटल टू द कास्टिंग इन ऑर्डर टू कंपेंसेट फॉर द श्रिंकेज, या डिलीवर द मोल्टन मेटल फ्रॉम द पोरिंग बेसिन टू गेट। तो बेसिकली राइज़र को जो हम बनाते हैं ये हमारा राइज़र है। ठीक है, अगर आप डायग्राम में देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे जो एरिया है ये राइज़र है। ठीक है, तो ये राइज़र को बनाने का बेसिकली पर्पस क्या है कि फीड द मोल्टन मेटल, यहाँ से जो मोल्टन मेटल पोरिंग बेसिन के थ्रू आता है यहाँ पे ये आपका कास्टिंग के अंदर में, तो श्रिंकेज इन ऑर्डर टू कंपेंसेट फॉर द श्रिंकेज, यहाँ पे जो भी श्रिंकेज अलाउंस होने की पॉसिबिलिटी होता है, श्रिंकेज होने की, संगुड़न की, तो उसको अवॉइड करने के लिए हम यहाँ पे राइज़र लगाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज़ अ करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन में चलते हैं कि द क्रॉस सेक्शन ऑफ अ चीजल इज यूजुअली, यानी कि चीजल का क्रॉस सेक्शन क्या होता है? रेक्टेंगुलर, स्क्वायर, हेक्सागोनल या ऑक्टागोनल? तो क्रॉस सेक्शन जो होता है आपका चीजल का वो होता है ऑक्टागोनल। ठीक है, ऑक्टागोनल मतलब इसमें टोटल 8 फेसेस होती है। ठीक है, हेक्सागोनल में 6 होती है, स्क्वायर में 4 होती है और रेक्टेंगुलर में भी 4 होती है। ठीक है, तो ये इसके बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आपको पता होने चाहिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इन सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग, सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग का एक और शॉर्ट फॉर्म है, वो क्या है कि SAW। कभी कभी एग्जाम में डायरेक्ट शॉर्ट फॉर्म बोल देता है कि SAW वेल्डिंग। ठीक है, यह बोल देता है सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग में जो आर्क जो प्रोड्यूस होता है वो किसके बीच में प्रोड्यूस होता है? कार्बन इलेक्ट्रोड एंड वर्क पीस के बीच में, या मेटल इलेक्ट्रोड एंड वर्क पीस के बीच में, या बार मेटल इलेक्ट्रोड एंड वर्क पीस के बीच में, या 2 टंगस्टन इलेक्ट्रोड एंड द वर्क पीस के। तो जो सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग में जो आर्क प्रोड्यूस होता है, देखिए ये आपका सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग का पूरा प्रोसेस है, ये आपका वर्क पीस है, यहाँ पे जो आर्क प्रोड्यूस हो रहा है बेसिकली जो ये आर्क है वो आपका बार मेटल इलेक्ट्रोड, ये मेटल इलेक्ट्रोड है और ये इसका वर्क पीस है, इसकी वजह से हो रहा है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है
कि इन हॉट चैम्बर डाई कास्टिंग, देखिए डाई कास्टिंग बेसिकली दो टाइप का होता है, एक होता है आपका हॉट चैम्बर और एक होता है आपका कोल्ड चैम्बर, ठीक है। अभी इसको डिफरेंस क्या है हॉट चैम्बर और कोल्ड चैम्बर में, तो डिफरेंस जो है वो आपका मेल्टिंग पॉट का ही है, ठीक है। यानी कि ऐसा पॉट जहाँ पर आपके जो कास्टिंग के लिए जो मेटल होता है उसको मेल्ट किया जाता है। तो अभी हॉट चैम्बर की बात करते हैं, तो हॉट चैम्बर में क्या बोल रहा है कि मेल्टिंग पॉट इज सेपरेट फ्रॉम द मशीन, या मेल्टिंग पॉट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द मशीन, या मेल्टिंग पॉट मे हैव एनी लोकेशन, या हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर इज यूज्ड। तो हॉट चैम्बर डाई कास्टिंग में क्या होता है कि मेल्टिंग पॉट जो है ये यहाँ पे रहता है, मतलब वो उसके अंदर में ही रहता है। तो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मेल्टिंग पॉट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द मशीन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर। वहीं अगर बात करें हम कोल्ड चैम्बर डाई कास्टिंग में, तो कोल्ड चैम्बर में जो है ना आपका मेल्टिंग पॉट जो है वो बाहर की तरफ रहता है, मतलब मेल्टिंग पॉट इज सेपरेट फ्रॉम द मशीन, ठीक है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि द इलेक्ट्रोड यूज्ड इन स्पॉट वेल्डिंग, यानी कि जो स्पॉट वेल्डिंग बेसिकली क्या होता है, ये इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस वेल्डिंग के अंतर्गत आता है, ठीक है। रेजिस्टेंस वेल्डिंग के अंतर्गत में 3 आता है, मेनी क्या है, पहला आपका स्पॉट है, ठीक है, दूसरा आपका सीम है और तीसरा आपका प्रोजेक्शन है, ठीक है। ये तीनों जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लिखने में थोड़ा गलत हो सकता है तो आप उसको थोड़ा अंडरस्टैंड करेंगे। तो क्या है कि जो इलेक्ट्रोड है, जो स्पॉट वेल्डिंग में ये इलेक्ट्रोड जो देख रहे हैं आप, ये बेसिकली कौन से मटेरियल का, इसका टिप मतलब ये बॉटम साइड को टिप बोलते हैं, ठीक है। ये टिप है, ये टिप है। तो इलेक्ट्रोड का जो टिप है वो किसका बना हुआ रहता है, स्टेनलेस स्टील का, एल्यूमिनियम का, कॉपर का या ब्रास का। तो इलेक्ट्रोड जो होता है स्पॉट वेल्डिंग का, उसका जो टिप बना होता है वो होता है कॉपर का। तो ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर, ठीक है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन डायरेक्ट एसएससी के एग्जाम में आ चुका है, काफ़ी बार आया है, एक बार नहीं बहुत बार आया है। क्या क्वेश्चन है कि ब्लैंकिंग एंड पियर्सिंग ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म साइमल्टेनियसली, यानी कि अगर आपको ब्लैंकिंग और पियर्सिंग दोनों ऑपरेशन एक साथ करना है तो उसके लिए आप क्या यूज़ करेंगे, सिंपल डाई, प्रोग्रेसिव डाई, कंपाउंड डाई या कॉम्बिनेशन डाई। तो ये डाई को बताने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि ब्लैंकिंग और पियर्सिंग में बेसिकली डिफरेंस क्या होता है। देखिए मान लीजिए आपके पास में एक शीट है, ठीक है, ऐसा शीट है। अगर आप यहाँ पे ब्लैंकिंग करेंगे, मतलब अगर आप यहाँ पे होल करेंगे तो जो ये होल है यही आपका वर्क पीस हो जाएगा, ठीक है। ये जो होल है यही आपका वर्क पीस हो जाएगा। तो मतलब ये आपका काम का है और ये जो बाकी जो बच रहा है आपका, ये वेस्ट हो गया, ठीक है। तो ये वेस्ट हो गया मतलब आप इसको स्क्रैप कर देंगे, ठीक है। वहीं अगर पियर्सिंग करेंगे तो ये उल्टा हो जाता है। पियर्सिंग में ये आपका जो हमने मेटल शीट लिया उसमें अगर आप होल कर देंगे तो ये जो होल से जो मटेरियल निकलेगा ये आपका स्क्रैप हो जाएगा, ठीक है। ये जो पीस जो बचेगा ये आपका काम का है, मतलब ये आपका वर्क पीस है, ठीक है। ये डायग्राम दिया है। तो बेसिकली क्वेश्चन क्या था कि ब्लैंकिंग एंड पियर्सिंग ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म साइमल्टेनियसली इन अ कंपाउंड डाई, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। वहीं बात करें अगर कॉम्बिनेशन डाई की, तो वो जो होता है आपका कटिंग एंड फॉर्मिंग के लिए, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान देना चाहिए, कटिंग एंड फॉर्मिंग एक साथ अगर करना हो तो आप कॉम्बिनेशन डाई का यूज़ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं कि द टॉलरेंस प्रोड्यूस्ड बाय शेल मोल्डिंग प्रोसेस ऑफ कास्टिंग इज। तो मैं पहले ही आपको बता चुका हूं तो मुझे इसको डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट कास्टिंग में प्लस माइनस 0.05 और शेल मोल्डिंग में आपका प्लस माइनस 0.2 mm होता है, ठीक है। तो ये किसके लिए है, आपका शेल मोल्डिंग के लिए, ठीक है। ये शेल मोल्डिंग का प्रोसेस है। शेल मोल्डिंग का अभी आता है एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि शेल मोल्डिंग का यूज़ कहाँ करते हैं। तो शेल मोल्डिंग का जो यूज़ है वो आप कभी भी टरबाइन्स के जो ब्लेड देखते हैं ना आप, टरबाइन के ब्लेड्स को बनाने के लिए बेसिकली शेल मोल्डिंग का यूज़ किया जाता है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि गैल्वेनाइजिंग इज अ जिंक डिफ्यूजन प्रोसेस, या प्रोसेस ऑफ कोटिंग जिंक बाय हॉट डिपिंग, या प्रोसेस यूज फॉर मेकिंग थिन फॉस्फेट कोटिंग ऑन स्टील, या नन ऑफ दिस। तो गैल्वेनाइजिंग बेसिकली क्या है कि जो जिंक की कोटिंग चढ़ाते हैं ना हम, तो जिंक की कोटिंग को चढ़ाने को ही गैल्वेनाइजिंग बोलते हैं, ठीक है। यानी कि किसी भी शीट के ऊपर में अगर आप जिंक की कोटिंग चढ़ा देंगे तो उसे गैल्वेनाइजिंग बोलेंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है कि इन ए 4 हाई रोलिंग मिल देयर आर 4 रोलर, ठीक है। तो आउट ऑफ विच, यानी कि 4 हाई रोलिंग मिल में आपको ये बताना है कि कितना क्या होता है, एक वर्किंग रोलर होता है या 3 बैकिंग अप रोलर होता है, या 2 वर्किंग रोलर होता है और 2 बैकिंग अप रोलर होता है, या 3 वर्किंग रोल होता है और 1 जो है आपका बैकिंग रोल होता है। ये ऑल द 4 आर वर्किंग रोल्स। तो पहले आप 4 हाई रोलिंग मिल कैसा होता है ये देख लीजिए। ये आपका 4 हाई रोलिंग मिल है, ठीक है। इसमें जो बड़ा वाला रोलर होता है उसको बैकअप रोलर बोलते हैं और जो छोटा वाला रोलर होता है उसको वर्किंग रोलर बोलते हैं, ठीक है। काम बेसिकली ये करता है, पर बैकिंग अप रोलर जो है वो उसको
फोर्स अप्लाई करके देता है। तो एक एक यहाँ पे वर्किंग अप रोलर है और एक यहाँ पे वर्किंग अप रोलर, बैकअप रोलर। तो ये 2 हो गया आपका बैकअप रोलर और 2 हो गया आपका वर्किंग रोलर, मतलब 2 + 2 = 4। ठीक है, क्या था, 4 हाई रोलिंग मिल था, तो टोटल 4 होगा। तो 2 आर वर्किंग रोलर एंड 2 आर बैकिंग अप रोलर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज़ अ करेक्ट आंसर। एक क्वेश्चन इसमें से आता है इंपॉर्टेंट कि बैकिंग अप रोलर का साइज़ जो है वो वर्किंग रोलर से क्या होता है, बड़ा होता है या छोटा होता है, तो वो बड़ा होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि इन अ फोर हैंड, बैक हैंड या वर्टिकल विच वेल्डिंग द वेल्ड में बी मेड आइदर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। यानी कि हम कभी भी वेल्डिंग जब करते हैं तो मान लीजिए ये आपका लेफ्ट है और ये आपका राइट है। अगर आप राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं तो आप क्या हो गया, ये हो गया आपका बैक हैंड वेल्डिंग। ठीक है, अगर आप लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं तो ये हो गया आपका फोर हैंड वेल्डिंग। और अगर आप दोनों साइड से कर रहे हैं, मतलब इधर से भी कर रहे हैं इधर से भी, किसी भी एक साइड से कर रहे हैं, तो वो हो जाएगा आपका वर्टिकल वेल्डिंग। ठीक है, तो वर्टिकल वेल्डिंग में आइदर आइदर मतलब दोनों तरफ से लेफ्ट टू राइट जा सकते हैं या राइट टू लेफ्ट जा सकते हैं। ठीक है, तो आई होप ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है जिसको आप समझ गए होंगे। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है कि 2 हाई रोलिंग मिल कंसिस्ट ऑफ 2 रोल्स which rotate at the same speed and in the same direction, at the same speed but in opposite direction, या at different speed and in the same direction, या at different speed and in the opposite direction। तो 2 हाई रोलिंग मिल बोल रहा है, मतलब टोटल रोलर कितना होगा, 2 होगा। एक रोलर ये है, एक रोलर ये है। तो आपको ये बताना है कि दोनों की स्पीड जो है, तो स्पीड दोनों की सेम रहेगी। ठीक है, सेम स्पीड इसलिए रहेगी क्योंकि अगर एक की स्पीड ज़्यादा रहेगी, एक की कम रहेगी, तो जो रोलिंग से जो हमारा रिजल्ट निकल रहा है, जो हम प्रोडक्ट निकाल रहे हैं, वो बराबर यूनिफॉर्म नहीं आएगा। तो स्पीड सेम रहेगी पर इसकी डायरेक्शन जो है अपोजिट रहेगी, मतलब एक अगर क्लॉकवाइज जा रहा है तो दूसरा एंटी क्लॉक जाएगा। ऐसा इसलिए जाएगा ताकि अगर उल्टा जाएगा तभी जो आपका वर्कपीस है वो आगे की तरफ मूव होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 में आते हैं कि कार्बोराइजिंग फ्लेम इज़ यूज टू वेल्ड स्टील, कास्ट आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम एट्सेट्रा, या ब्रास एंड ब्रॉन्ज, या हार्ड सरफेस मटेरियल सच एज स्टेलाइट, या ऑल ऑफ दिस। तो मैं पहले बता दूं आपको कि ऑल ऑफ दिस इसका करेक्ट आंसर नहीं है। हम इसको डिटेल में समझते हैं कि कार्बोराइजिंग फ्लेम से पहले आपको 2 फ्लेम और होता है, एक होता है आपका न्यूट्रल फ्लेम और एक होता है ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। तो ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम और न्यूट्रल फ्लेम में जो न्यूट्रल फ्लेम है वो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। ठीक है, क्वेश्चन ये भी आता है कि सबसे ज़्यादा कौन सा फ्लेम यूज़ होता है, तो वो होता है आपका न्यूट्रल फ्लेम। तो न्यूट्रल फ्लेम जो है आपका स्टील के लिए, कास्ट आयरन के लिए, कॉपर के लिए, एल्यूमिनियम, बेसिकली इंडस्ट्री में न्यूट्रल फ्लेम ही यूज़ होता है। अगर बात करें ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम जिसमें ऑक्सीजन ज़्यादा होता है, तो वो होता है आपका ब्रास और ब्रॉन्ज को वेल्डिंग के लिए यूज़ करते हैं। तो बचा कि आपका कार्बोराइजिंग जो फ्लेम है वो आपका हार्ड सरफेस मटेरियल सच एज स्टेलाइट के लिए कार्बोराइजिंग फ्लेम यूज़ होता है। ठीक है सॉरी, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है कि व्हेन अ पैटर्न इज मेड इन 3 पार्ट यानी कि आप पैटर्न को 3 पार्ट में बना रहे हैं, तो बेसिकली 3 पार्ट का नाम क्या होता है, एक होता है कोप, एक होता है चीक, एक होता है ड्रैग। ठीक है, तो आपको क्या बोलना है कि ड्रैग जो है वो बॉटम पार्ट है, मिडिल पार्ट है या टॉप पार्ट है। तो ये पैटर्न का डायग्राम है, इसमें देखिए कोप जो है सबसे टॉप पार्ट है, चीक जो है वो मिडिल का पार्ट है और ड्रैग जो है वो बॉटम का पार्ट है। तो ड्रैग बेसिकली इज अ बॉटम पार्ट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज़ अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 में चलते हैं कि जोल्ट मशीन इज़ यूज टू, यानी कि आपको बताना है कि जो जोल्ट मशीन है वो कहाँ पे यूज़ होता है। तो जोल्ट मशीन जो है वो बेसिकली सैंड में यूज़ होता है। ठीक है, तो रैम द सैंड हार्डर एट द पैटर्न फेस विद द डिक्रीजिंग हार्डनेस टुवर्ड द बैक ऑफ द मोल्ड। जी हाँ, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर ए इज़ अ करेक्ट आंसर। अभी बेसिकली क्या होता है देखिए, मान लीजिए मैं आपको एक डायग्राम बना के बताता हूँ। ये आपका पैटर्न है, ठीक है, यहाँ पर आपने सैंड भरा हुआ है। ठीक है, ये सैंड भरा, ऊपर में आप जोल्ट मशीन लगा देंगे, तो ये जब मशीन इसको हार्डनिंग करेगा ना, जब इसको बैकअप करेगा तो अंदर की तरफ ऐसा फिल करेगा। तो जैसे जैसे ये अंदर पीछे की ओर आता जाएगा तो धीरे धीरे क्या है ना, ये हार्डनेस जो है वो कम करते जाएगा। ठीक है, हार्डनेस कम इसलिए करेगा ताकि आपका पैकिंग जो है यूनिफॉर्म होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है कि फाइल रिमूव्स द मेटल ड्यूरिंग फॉरवर्ड स्ट्रोक, रिटर्न स्ट्रोक, बोथ फॉरवर्ड एंड रिटर्न स्ट्रोक, या नन ऑफ दिस। तो फाइल जो है ना वो कभी भी मेटल जो रिमूव करता है वो हमेशा फॉरवर्ड स्ट्रोक में करता है। ठीक है, ये फाइलिंग प्रोसेस कर रहा है, जब ये इसको आगे की तरफ लेके जाएगा तो मेटल रिमूव होगा, और जब ये इसको पीछे की तरफ लेके आएगा तो वो सेम आएगा, उसी में आएगा, मतलब उसी फिनिशिंग में आएगा, पर मेटल रिमूव नहीं होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 में चलते हैं कि इन ऑर्डर टू गेट यूनिफॉर्म थिकनेस ऑफ द प्लेट बाय रोलिंग प्रोसेस, वन प्रोवाइड कैम्बर ऑन द रोल्स, ऑफसेट ऑन द रोल्स, हार्डनिंग ऑफ द रोल्स, या एंटी फ्रिक्शन बेयरिंग। तो गेट इन ऑर्डर टू गेट यूनिफॉर्म थिकनेस इन रोलिंग प्रोसेस में, तो हम इसमें कैम्बर प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, कैम्बर ऑन द रोल्स। बहुत से बुक में हार्डनिंग ऑफ द रोल्स ये भी दिया है, पर आप करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए को मानेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है कि द कोल्ड वर्किंग ऑफ मेटल इज कैरिड आउट। ये बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है
और बहुत ही बार एग्जाम में आता है, ठीक है। बेसिक एकदम बेसिक क्वेश्चन है कि हॉट वर्किंग कोल्ड वर्किंग। तो कोल्ड वर्किंग क्या है, एक रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर होता है। तो रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर कितना होता है, वो होता है आपका 723 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो इसके ऊपर जब आप जाएंगे तो वो आपका हॉट वर्किंग होगा, और जब आप इससे नीचे कोई भी प्रोसेस करेंगे तो वो आपका कोल्ड वर्किंग होगा। तो कोल्ड वर्किंग के लिए बिलो द रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर, ठीक है। तो रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर जो होता है, वहाँ से जो न्यू ग्रेन्स होते हैं ना, वो बनना स्टार्ट होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 है कि नॉचिंग इज द ऑपरेशन ऑफ कटिंग ए शीट ऑफ मेटल इन अ स्ट्रेट लाइन अलोंग द लेंथ। बिल्कुल नहीं, ये आपका स्लीटिंग का एग्जांपल है, डेफिनेशन है। रिमूवल ऑफ मेटल टू द डिजायर्ड शेप फ्रॉम द एज ऑफ अ प्लेट, ये सही है। ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका नॉचिंग के लिए, ठीक है। कटिंग ए शीट ऑफ मेटल थ्रू पार्ट ऑफ इट्स लेंथ एंड देन बेंडिंग टू द कट पोर्शन, ये नहीं है। बेंडिंग ए शीट ऑफ मेटल अलोंग अ कर्व एक्सिस, ये भी नहीं है, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है कि न्यूट्रल फ्लेम इज ऑब्टेन्ड बाय, मैंने आपको पहले ही बताया था न्यूट्रल फ्लेम में क्या होता है, ऑक्सीजन अगर एक है तो एसिटिलीन भी आपका एक ही होगा, मतलब दोनों इक्वल रहेगा। तो इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एंड एसिटिलीन, ये आपका न्यूट्रल फ्लेम के लिए हो गया। अगर बात करें आपका मोर वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन आ गया तो मतलब ये ऑक्सीडाइजिंग हो गया, या मोर वॉल्यूम ऑफ एसिटिलीन आ गया मतलब ये क्या हो गया, कार्बोराइजिंग हो गया, ठीक है। तो ये तीनों फ्लेम के बारे में मैंने आपको पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ, तो मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है कि ए रिप्सा इज ए टू मैन सॉ इज यूज फॉर कटिंग along द ग्रेन्स ऑफ वुड, हैज़ अ नैरो ब्लेड विथ टू वुडन हैंडल्स, या ऑल ऑफ द अबव। तो रिप्सा जो है बेसिकली क्या होता है, तो रिप्सा इज यूज फॉर कटिंग along द ग्रेन्स ऑफ वुड, ठीक है। तो ये जो है आपका ऑप्शन नंबर बी इज़ अ करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये आपका रिप्सा है। रिप्सा बेसिकली क्या होता है, ये लकड़ी काटने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। और इसमें जो है ना ये एजेस लगे रहते हैं, ये एज की वजह से ही आपकी कटिंग प्रोसेस बहुत ही आराम से हो जाता है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है कि फॉर वेल्डिंग प्लेट्स ऑफ थिकनेस मोर देन 12.5 mm, यानी कि अगर आपको कोई प्लेट दिया है, ठीक है, मान लीजिए ये आपके पास प्लेट है, इसको अगर आपको वेल्डिंग करना है और इसकी थिकनेस जो है, अगर वो थिकनेस 12.5 mm से ज़्यादा है, तो आपको शुड हैव डबल वी और ग्रूव ऑन वन साइड, नहीं, शुड हैव डबल वी और यू ग्रूव ऑन बोथ साइड, मतलब ऑप्शन नंबर डी। डू नॉट रिक्वायर बेवलिंग जो है वो आपका तब होगा जब आपका 12.5 mm से कम रहेगा, तब आपको बेवलिंग की ज़रूरत एज में नहीं रहेगी, ठीक है। बेवलिंग का मतलब बेसिकली ये है कि उसका जो एज है उसको आप शार्प कर देते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। 24, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया है कि इन इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस वेल्डिंग वोल्टेज रिक्वायर्ड फॉर हीटिंग। बहुत से लोगों को क्या लगता है कि इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस वेल्डिंग में वोल्टेज जो है वो बहुत ज़्यादा हाई रहता है, पर ऐसा नहीं है। इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस वेल्डिंग में वोल्टेज कम होता है और करंट हाई होता है, ठीक है। तो आप वोल्टेज जब भी देखेंगे तो कम कर रहे हैं, तो 1 to 5, 6 to 10, 11 to 20 या 50 to 100। तो बहुत से लोग 50 to 100 या 5000 तक जो वोल्ट देते था वो टिक कर देते हैं, जबकि वो सही नहीं है। इसका जो वोल्टेज रहता है वो सिर्फ 6 to 10 वोल्ट रहता है, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस वेल्डिंग है। ये दोनों इलेक्ट्रिकल बैकअप रोलर रहता है जिसके यहाँ से वेल्डिंग चलता है, ठीक है। ये रोलर्स के थ्रू इलेक्ट्रिक, जब इसको इलेक्ट्रिक सप्लाई देते हैं प्लस माइनस में, तो वेल्डिंग कंटिन्यूस रहता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है कि मोस्ट ऑफ द ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग इज डन विथ न्यूट्रल फ्लेम, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, कार्बोराइजिंग फ्लेम, या ऑल ऑफ द अबव। तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ज़्यादातर जो वेल्डिंग होता है वो किस में होता है, वो होता है आपका न्यूट्रल फ्लेम में, ठीक है। तो ये आपका कार्बोराइजिंग है, ये न्यूट्रल है, और ये ऑक्सीडाइजिंग है। सबका टेम्परेचर अलग अलग होता है। कार्बोराइजिंग फ्लेम में जो टेम्परेचर होता है वो 2900 होता है टिप में, और जो आपका न्यूट्रल फ्लेम है उसमें 3100, और सबसे ज़्यादा होता है वो आपका ऑक्सीडाइजिंग में होता है। कितना होता है, 3300 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। इसीलिए ओके। तो क्वेश्चन नंबर 26 है कि द कटिंग एज ऑफ अ चीजल शुड बी हार्डन एंड टेम्पर्ड, या केस हार्डन। तो कटिंग एज ऑफ अ चीजल, तो ये एज है मान लीजिए, तो इस एज को हम, जो चीजल का एज है उसके लिए क्या करते हैं, तो हार्डन एंड टेम्पर्ड करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ अ करेक्ट आंसर, ठीक है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है कि इन ऑर्डर टू चेक द क्लियरेंस बिटवीन टू मैटिंग सरफेस ए रिंग गेज इज यूज, प्लग गेज इज यूज, या फिलर गेज इज यूज। यानी कि आपको कोई दो पीस है, मान लीजिए एक आपके पास में ये पीस है और दूसरा पीस आपके पास ये है। दो पीस को आप ज्वाइन करते हैं, बीच में कुछ गैप है। अगर आपको ये गैप चेक करना है तो उसके लिए आप कौन सा इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करेंगे, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे किस गेज का, फिलर गेज का, ठीक है। अब ये फिलर गेज कैसा होता है, देखिए ये आपका फिलर गेज है। फिलर गेज में क्या होता है, बेसिकली अलग अलग के साइज़ की पतली पतली पत्ती होती है, ठीक है। ये आपकी पत्ती है जो कि 1 mm, 1.5 mm, 0.1 mm, 0.2 mm ऐसा रहता है, ठीक है। और इसी की मदद से हम मैटिंग सरफेस के बीच में गैप चेक करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 28 में है कि द करंट इन इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस वेल्डिंग कैन बी रेगुलेटेड बाई। अभी हमने वोल्टेज की बात किया था, वोल्टेज जो है वो काफ़ी कम होता है, पर जो करंट है वो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस वेल्डिंग में वो कैसे रेगुलेट होता है? वेरिंग द इनपुट सप्लाई, या चेंजिंग द प्राइमरी टर्न्स ऑफ द ट्रांसफार्मर, या चेंजिंग द सेकेंडरी टर्न्स ऑफ द ट्रांसफार्मर, या एनी वन ऑफ द अबव। तो करंट जो है वो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस वेल्डिंग में वो चेंजिंग द प्राइमरी टर्न्स ऑफ द ट्रांसफार्मर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज़ अ करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है कि मोटिस गेज इज़ अ स्ट्राइकिंग टूल, प्लेनिंग टूल, बोरिंग टूल, या मार्किंग टूल। तो मोटिस गेज जो है वो बेसिकली क्या होता है? तो वो आपका एक मार्किंग टूल होता है, ठीक है। ये आपका जो मोटिस गेज है ये कुछ इस तरह होता है, और यहाँ पे जो मार्किंग के लिए अलग से पिन लगा रहता है यहाँ पे, इसी पिन से ही हम मार्किंग करते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 हमारे पास में कि कास्टिंग मेथड एडॉप्टेड फॉर ऑर्नामेंट्स, ऑर्नामेंट्स मतलब गहने होता है, एंड टॉयज़, टॉयज़ मतलब आपके खिलौने, गहने और खिलौने जो नॉन फेरस एलॉय के होते हैं उसके लिए कौन सा कास्टिंग मेथड यूज़ करते हैं? परमानेंट मोल्ड कास्टिंग, स्लस कास्टिंग, डाई कास्टिंग, या सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग। तो उसके लिए यूज़ करते हैं हम स्लस कास्टिंग का, ठीक है। तो ये आपका स्लस कास्टिंग का प्रोसेस है, ठीक है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इन अ कोल्ड चैम्बर डाई कास्टिंग मशीन, मैं पहले ही वीडियो में ही बता चुका हूँ कि हॉट चैम्बर में क्या होता है, मेल्टिंग पॉट जो है वो अंदर में रहता है, और कोल्ड चैम्बर में जो है मेल्टिंग पॉट वो बाहर की तरफ रहता है। तो मेल्टिंग पॉट इज सेपरेट फ्रॉम द मशीन। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ अ करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये आपका कोल्ड चैम्बर डाई कास्टिंग मशीन का एग्जाम्पल है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 पे आते हैं कि स्ट्रक्चरल सेक्शन सच एज रेल, एंगल, आई बीम आर मेड बाई, यानी कि जो स्ट्रक्चर के प्रोडक्ट होते हैं जैसे कि रेल्स हो गया, एंगल्स हो गया, आई बीम्स हो गया, वो किससे बने जाते हैं? हॉट रोलिंग से, हॉट ड्राइंग से, हॉट पियर्सिंग से, या हॉट एक्सट्रूजन से। तो वो बनाया जाता है आपका हॉट रोलिंग से। ऑप्शन नंबर ए इज़ अ करेक्ट आंसर। हॉट रोलिंग देखिए ये कुछ इस तरह होता है। हॉट रोलिंग में दो रोलर लगा रहता है, और दोनों जो है सेम साइज़ का रहता है, पर एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में घूमते रहता है, ठीक है। इसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा हाई होती है, ठीक है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है कि कटिंग एंड फॉर्मिंग ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म्ड इन अ सिंगल ऑपरेशन इन अ सिंपल डाई, प्रोग्रेसिव डाई, कंपाउंड डाई, या कॉम्बिनेशन डाई। तो मैं पहले बताया था जब मैंने कंपाउंड डाई को समझाया था आपको, तो कंपाउंड डाई में क्या होता है, ब्लैंकिंग एंड पियर्सिंग होता है, ब्लैंकिंग और पियर्सिंग होता है साथ में, ठीक है। पर वहाँ पे कटिंग एंड फॉर्मिंग जो है वो आपका कॉम्बिनेशन डाई में होता है। ऑप्शन नंबर डी इज़ अ करेक्ट आंसर। अभी कॉम्बिनेशन डाई देखिए कैसा होता है, ये आपका कॉम्बिनेशन डाई है, ठीक है। इसमें एक साइड में आपका कटिंग चलेगा, एक साइड में आपका फॉर्मिंग चलेगा। ये आपका बेसिक कॉमन वर्क पीस है, ठीक है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 34 है कि कास्टिंग डिफेक्ट विच ऑकोर्स नियर द इंगेट्स एज रफ लंप्स ऑन द सरफेस ऑफ अ कास्टिंग। अभी इस क्वेश्चन को समझने से पहले आपको ये स्पेसिफिक वर्ड जो दिया है यहाँ पे, लंप्स, लंप्स मतलब क्या होता है ये आपको समझना पड़ेगा। देखिए लंप्स क्या होता है, जैसे बेसिकली मान लीजिए आपने एक कास्टिंग से ये प्रोडक्ट बनाया एक स्क्वायर सेक का, अभी यहाँ पे कुछ बॉटम साइड में कुछ ऐसा निकल के आ गया, मतलब कुछ जो आपका मेटल का पीस है वो यहाँ पे चिपक के रह गया, तो जो चिपक के रह जाता है और कुछ लंप जैसा बन जाता है ऐसा, ठीक है। तो इसे ही लंप्स कहते हैं। तो इसे, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सैंड वॉश बोलते हैं। ये जो सैंड वॉश है ये एक टाइप का कास्टिंग डिफेक्ट है, ठीक है। तो ये रहा आपका वॉश, सैंड वॉश ये वाला, ठीक है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 35 है कि कोल्ड चीजल आर मेड फ्रॉम। मैंने पहले आपको बताया था कि कोल्ड चीजल का जो एज है वो आप उसको हार्डेंड एंड टेम्पर्ड करेंगे, पर जो कोल्ड चीजल जो है वो किसका बना रहता है, तो कास्ट आयरन, माइल्ड स्टील, हाई स्पीड स्टील, या कास्टूल स्टील। तो ये बना रहता है आपका बेसिकली हाई स्पीड स्टील का। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ अ करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है कि टू प्रिवेंट द बॉडी ऑफ द ब्लेड फ्रॉम जैमिंग इन द सॉनट, द टीथ ऑफ ब्लेड आर स्ट्रेंथेंड, शैम्पर्ड, शार्प्ड, या सेट, या ऑल ऑफ दिस। तो ये जो आपका टीथ होता है ब्लेड्स का वो होगा आपका सेट, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज़ अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37 में चलते हैं कि रिंग गेज इज यूज टू चेक द डायमीटर ऑफ शाफ्ट और स्टड, टेस्ट द एक्यूरेसी ऑफ अ होल, या चेक द क्लियरेंस बिटवीन टू मैटिंग सरफेस, या ऑल ऑफ दिस। तो चेक द क्लियरेंस बिटवीन टू मैटिंग सरफेस हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, वो क्या है आपका, वो है आपका फिलर गेज, ठीक है। अभी क्या था कि टेस्ट द एक्यूरेसी ऑफ होल, ये नहीं है। एक्यूरेसी होल हम कभी भी गेज से चेक नहीं करते हैं, गेज से सिर्फ चेक करते हैं कि वो ओके है या नहीं है। तो ये जो है आपका बेसिकली ये रिंग गेज है, ठीक है। रिंग गेज को, ये जो गेज का है इसको होल के पास में लेके जाते हैं, शाफ्ट के अंदर इसको गेज को डाल देते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ अ करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है कि कास्टिंग डिफेक्ट विच रिजल्ट इन जनरल इनलार्जमेंट ऑफ अ कास्टिंग इज नोन एज शिफ्ट, सैंड वॉश, स्वेल, या स्कैप। तो जनरल इनलार्जमेंट को हम क्या बोलते हैं, स्वेल। मान लीजिए आपको 3 mm का ये बनाना था और आपने 5 mm का ऐसा बना दिया, तो ये जो एक्स्ट्रा बना है ना,
इसे ही स्वेल कहते हैं, मतलब जो स्वेल मतलब फूल जाना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ अ करेक्ट आंसर। यहाँ पे डायग्राम से और बेटर आपको समझ में आएगा। ये जो है बीच में जो आप अंडरलाइन में जो देख रहे हैं, ये वाला जो है वो आपका डिज़ायर्ड डायमेंशन है, मतलब आपको इतना बनाना था पर आपसे इतना बन गया, तो जो एक्स्ट्रा बना है उसको ही स्वेल बोलते हैं, ठीक है। फिर ये स्वेल पार्ट को अलग से कटिंग करना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 39 में चलते हैं कि ड्यूरिंग हॉट वर्किंग ऑफ मेटल्स पोरोसिटी ऑफ द मेटल इज लार्जली एलिमिनेटेड। बिल्कुल सही, क्योंकि क्या होता है, एबव द रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर 723 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर जब आप मशीनिंग करेंगे या तो क्या होगा, पोरोसिटी जो है आपका वो एलिमिनेट होता है। ग्रेन स्ट्रक्चर ऑफ द मेटल इज रिफाइंड, ये भी सही है, उसका ग्रेन स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा क्योंकि वो हॉट वर्किंग में है। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज आर इम्प्रूव ड्यू टू रिफाइनमेंट ऑफ ग्रेन्स, तो ये भी सही है, मतलब ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर, ठीक है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है कि द इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग कैन बी कैरिड आउट इन ओपन एयर, शील्ड गैस इन्वायरमेंट, वैक्यूम या प्रेशराइज इनर्ट गैस चेंबर। तो अभी आप देखेंगे ध्यान से, जब इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग का ये जो प्रोसेस है, ये पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन वेल्डिंग कहाँ पे हो रहा है, ये हो रहा है आपका वैक्यूम चेंबर में। तो मतलब ऑप्शन नंबर सी वैक्यूम इज अ करेक्ट आंसर फॉर इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 में आते हैं कि द ऑपरेशन ऑफ कटिंग ए सिलेंड्रिकल होल इन अ शीट ऑफ मेटल बाय द पंच एंड डाई इज कॉल्ड शेयरिंग, पियर्सिंग, पंचिंग एंड ब्लैंकिंग। अगर क्या बोल रहा है, इस क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए। पंचिंग और ब्लैंकिंग में बेसिकली एकदम थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है कि ऑपरेशन ऑफ कटिंग ए सिलेंड्रिकल होल, अगर आपको सिलेंड्रिकल होल, मान लीजिए कुछ ऐसा होल बनाना है, तो ये हो गया आपका पंचिंग। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। वहीं अगर ब्लैंकिंग में क्या बोल रहा है कि कटिंग ए सिलेंड्रिकल होल अदर देन सिलेंड्रिकल, मतलब होल बना रहा है आप, पर जो वो होल है वो स्क्वायर है, या होल जो है वो आपका ट्रायंगुलर में है किसी पीस के ऊपर में, तो उसको क्या बोलेंगे आप, उस केस में उसको बोलेंगे ब्लैंकिंग, ठीक है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 42 है कि इन डाई कास्टिंग मशीनिंग अलाउंस इज स्मॉल, लार्ज, वेरी लार्ज या नॉट प्रोवाइडेड। तो डाई कास्टिंग देखिए, ये डाई कास्टिंग का प्रोसेस है, और डाई कास्टिंग में कभी भी मशीनिंग अलाउंस प्रोवाइड नहीं करते हैं, ठीक है। ये काफ़ी बार एग्जाम में आया क्वेश्चन है, तो ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 43 है कि द वेल्डिंग सेटअप इज सेड टू हैव स्ट्रेट पोलैरिटी। एक दो टाइप की पोलैरिटी किसी भी वेल्डिंग में होती है, पहला होता है स्ट्रेट पोलैरिटी और दूसरा होता है आपका रिवर्स पोलैरिटी, ठीक है। तो दोनों को समझते हैं। बेसिकली आप लोग बच्चे गलती कहाँ पे कर देते हैं कि वो ये दोनों चीज़ याद करने की कोशिश करते हैं, वर्कपीस का भी और आपका इलेक्ट्रोड होल्डर का भी, वर्कपीस का भी और इलेक्ट्रोड होल्डर का भी। पर आपको क्या करना है, आपको सिर्फ किसी एक का याद करना है, या तो आप वर्कपीस याद करिए या आप इलेक्ट्रोड होल्डर याद करिए। तो आप अगर स्ट्रेट पोलैरिटी याद करेंगे तो आपको रिवर्स पोलैरिटी जो है वो अपने आप याद हो जाएगा। देखिए क्या होता है कि स्ट्रेट पोलैरिटी में जो है आपका वर्क जो है वर्कपीस जो है वो पॉजिटिव होता है, और इलेक्ट्रोड होल्डर जो है वो आपका नेगेटिव होता है, ठीक है। तो आप बस इतना याद कर लीजिए कि स्ट्रेट पोलैरिटी में वर्क इज़ कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल, इतना बस, यहाँ से इतना, आपको बाकी नीचे वाला देखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फिर आप जब रिवर्स में आएगा तो अगर वर्क जो अगर पॉजिटिव है मतलब स्ट्रेट है, अगर वर्क जो है वो नेगेटिव हो गया तो मतलब वो आपका रिवर्स पोलैरिटी हो गया, ठीक है। आपको समझने में ईजी होगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 44 है कि मूविंग मैंड्रल इज यूज्ड इन वायर ड्राइंग, ट्यूब ड्राइंग, मेटल कटिंग या फोर्जिंग। ये देखिए आपका ट्यूब ड्राइंग का मैंने ये आपका ड्राइंग है, यहाँ पे ड्राइंग में यहाँ पे मैंड्रल रहता है जो कि आगे पीछे मूव होता है, ठीक है, इसीलिए इसको मूविंग मैंड्रल बोलते हैं। तो मूविंग मैंड्रल जो है वो आपका बेसिकली ट्यूब ड्राइंग में यूज़ होता है, तो ऑप्शन नंबर बी इज़ अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 45 पे चलते हैं कि द मोस्ट प्रिफर्ड प्रोसेस फॉर कास्टिंग गैस टरबाइन ब्लेड्स। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो गैस टरबाइन का जो ब्लेड्स है वो किससे बनाते हैं, तो वो बनाते हैं हम शेल मोल्डिंग से, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ अ करेक्ट आंसर। ये शेल मोल्डिंग देखिए, टरबाइन के ब्लेड्स हो या कुछ बुलडोज़र हो या कुछ जो आप बाइसेप्स वगैरह बनाते हैं ना जिम में, ऐसा रहता है ना वो जिसको पकड़ करके आप अपना एक्सरसाइज करते हैं, ये बना रहा है, ये भी शेल मोल्डिंग से। तो इसके प्रोसेस दिया है, पहले आप कास्टिंग में डालेंगे, जो बेसिकली नॉर्मल कास्टिंग का जो प्रोसेस है वैसे ही रहता है, पर इसका अलाउंस जो है वो आपका ±0.2 mm रहता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है कि द अपसेटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग द क्रॉस सेक्शन ऑफ बार, reducing the cross section of bar, या joining the two surface of metal under pressure after heating, या bending a bar। तो upsetting और drawing down दो प्रोसेस होता है, ठीक है। एक होता है अपसेटिंग और एक होता है ड्राइंग डाउन। तो अपसेटिंग में बेसिकली क्या कर रहे हैं, ये देखिए मान आपका एक्चुअल प्रोडक्ट है, जब आप इसको दबा देंगे तो इसका क्रॉस सेक्शन जो है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इंक्रीजिंग द क्रॉस सेक्शन, तो ये जो अगर आप क्रॉस सेक्शन अगर आप बढ़ा रहे हैं तो अपसेटिंग है, और अगर आप क्रॉस सेक्शन को कम कर रहे हैं तो वो आपका ड्राइंग डाउन प्रोसेस कहलाता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल कैन बी यूज्ड फॉर मेकिंग पैटर्न, यानी कि किस टाइप के मटेरियल का यूज़ कर सकते हैं पैटर्न बनाने के लिए। एल्यूमिनियम, वैक्स, लीड,
ऑल ऑफ दिस। यहाँ पे और भी बहुत सारे मेटल होते हैं एल्यूमिनियम के अलावा, एल्यूमिनियम, कॉपर, मैग्नीज या फिर आपका वुड भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ अ करेक्ट आंसर। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट मटेरियल है, वो है वैक्स। तो वैक्स जो है वो कहाँ पे यूज़ होता है, तो वो आपका इन्वेस्टमेंट कास्टिंग में यूज़ होता है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट कास्टिंग में वैक्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है कि अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड द टोटल नंबर ऑफ टॉलरेंस ग्रेड आर 8, 12, 18, 20। तो टोटल नंबर ऑफ टॉलरेंस ग्रेड जो होता है वो होता है आपका 18, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ अ करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है कि लोम सैंड इज़ अ मिक्सचर ऑफ 30% सैंड एंड 70% क्ले, 50% सैंड एंड 50% क्ले, 70% सैंड एंड 30% क्ले, 90% सैंड एंड 10% क्ले। तो लोम सैंड जो है वो 50-50 होता है, मतलब कि 50% सैंड होता है और 50% उसमें क्ले होता है, ठीक है। सैंड जो होता है वो फाइन्स होता है, ठीक है, और क्ले जो है उसका जो शेप रहता है वो बड़ा रहता है, ठीक है, कुछ इस तरह रहता है क्ले। लास्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 हमारे इस वीडियो का कि ऑक्सी एसिटिलीन गैस इज यूज्ड इन गैस वेल्डिंग प्रोड्यूस ए फ्लेम टेम्परेचर। यानी कि ऑक्सी एसिटिलीन गैस जो यूज़ होता है वेल्डिंग में, उसका फ्लेम टेम्परेचर कितना होता है, 1800, 2100, 2400, 3200। तो ये होता है आपका 3200 डिग्री सेंटीग्रेड। ऑप्शन नंबर डी इज़ अ करेक्ट आंसर, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन क्यू फॉर यू है, यानी कि क्वेश्चन फॉर यू। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको मुझे नीचे कमेंट करके देना है, बताना है कि इसका राइट आंसर क्या है। अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप मुझे नीचे कमेंट में बता करके ही जाएँ कि द प्रोसेस एक्सटेंसिवली यूज फॉर मेकिंग बोल्ट्स एंड नट्स। यानी कि बोल्ट एंड नट को बनाने के लिए कौन सा जो आपका प्रोसेस है उसको यूज़ करते हैं। हॉट पियर्सिंग, एक्सट्रूजन, कोल्ड पेनिंग, कोल्ड हेडिंग। तो ये 4 ऑप्शन है, राइट आंसर मुझे नीचे कमेंट करके बताइए। दोस्तों अगर आपको हमारे बनाए हुए ये टॉप इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें, क्योंकि वीडियो को बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है, आप ये देख सकते हैं बिल्कुल। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके हमारे चैनल के साथ और हमारी इस फैमिली के साथ ज़रूर जुड़ जाएँ, ताकि आप आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियोज़ को बिल्कुल भी मिस ना करें, ठीक है। ये हमारा आंसर का लिस्ट है। अगर आप बाद में फ्यूचर में अगर आप कभी पीडीएफ से रिवीजन करना चाहेंगे तो आपको ये आंसर की आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा, ठीक है। फिर